ये जो वीडियो है ये पास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में ही है, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट हम करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। पहले इसका मतलब क्या है कि कोई लॉ है, अगर वो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो इन सब्जेक्ट टू आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसकी एग्जिस्टेंस या उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। तो यहाँ पे है कि अगर वो वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट को तो वो डॉर्मेंट पोजीशन में चला जाएगा, कि वो मोरिबंड डेड हो जाएगा फॉर द टाइम बिंग। अब वो किस किस के लिए डेड होगा या फिर डॉर्मेंट हो जाएगा, तो वो सिटीजन जिसके ऊपर वो कानून लागू होएगा सिर्फ उनके लिए ये डेड डिक्लेयर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये इसको रिवाइव किया जा सकता है। तो यस, थ्रू अमेंडमेंट हेल्ड इन भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955। इन दिस केस प्रोविजन ऑफ, अब इसमें हुआ क्या था, एक एक्ट था सीपी एंड बेराड मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1947, authorize government to make up entire motor transport in province to the exclusion of motor transport। अब इनके पास ये अथॉरिटी थी कि यही एक्सरसाइज कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट मोटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस को। दिस प्रोविजन वाज वैलिड व्हेन इनएक्टेड। तो ये जब इनएक्ट किया था ये एक्ट, तब तो ये प्रोविजन वैलिड थी, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया तो ये वायलेट कर रहा था 19(1) क्लॉज जी को, जिसमें है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। बट लेटर बाद में क्या हुआ, मतलब पहले ये वैलिड था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद ये 19(1) जी को वायलेट कर रहा था। तो अब 13 में अगर वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट को तो इनवैलिड हो गया। अब होना चाहिए था डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगा दो कि उसको डेड डिक्लेयर कर दो, है ना। तो अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है इसको हटाने के लिए क्या प्रोविजन है कि हम इसको अगर अमेंड कर दें, उसको जो डिफिकल्टी थी उसको रिमूव कर दें, तो ये फिर एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो इन्होंने यही बोला है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कैन बी रिमूव थ्रू द amendment of the act। तो but later in 1951 by first amendment state amended act 19 article 19 clause 6 and authorized government to monopolize any business। तो वही पहले वाली सिचुएशन आ गई अमेंडमेंट के थ्रू। सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एक्लिप्स कैन बी रिमूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब नेक्स्ट हम करेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार पढ़ लो। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन बी वॉइड। अब ये जो है इन्होंने स्टेट को प्रिवेंट किया है, यहाँ पे स्टेट को प्रिवेंट किया है कि वो कोई कानून नहीं बना सकते। अब इसको ध्यान से समझो कि क्लॉज 1 में हमने प्री एग्जिस्टिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो वाले लॉ डिक्लेयर किए थे वॉइड अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी यहाँ भी इन्होंने बोल दिया कि स्टेट है ना जो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा कानून ही नहीं बना सकती कि जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। तो अगर कोई कानून ऐसा बनता भी है तो वो फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन वो वॉइड ही होएगा। तो अंडर आर्टिकल 13(2) क्या हो गया, स्टेट को प्रिवेंट किया जाता है कि कोई ऐसा कानून ही ना बनाए कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। अगर स्टेट कोई ऐसा कानून बनाती है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन इट इज डिक्लेयर्ड टू बी एज वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि क्या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पे लगेगी। आर्टिकल 13 क्या हुआ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो दीप चंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इन्होंने ये किया, हेल्ड नो बिकॉज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज वॉइड फ्रॉम इट। अब जो कोई चीज एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, अब उसके ऊपर क्या
कुछ भी लग ही नहीं सकता। बट लेकिन इसकी एक्सेप्शन ये है कि बट इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स हेल्ड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अब ये जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स पे लागू नहीं होंगे, बट दूसरों पे, फॉरेनर्स पे ये लागू हो सकते हैं। तो वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाई होगा, लेकिन जो कानून इंडियन सिटीजन्स पे लागू होएगा उनके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इन रिलेशन टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं लगेगा। अब ये पूरा चैप्टर के बाद एक क्वेश्चन अराइज हुआ जो हम पढ़ते हैं क्लॉज 13 क्लॉज 3 आर्टिकल 13 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी लॉ की कि लॉ की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा। तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ डिक्लेयर होएगी अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नो। तो अब इसको डिस्कस करेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेना कि टाइप्स ऑफ अब अमेंडमेंट दो तरह की होती है, एक ऑर्डिनरी अमेंडमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अराइज हुआ और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में शंकरी प्रसाद को फॉलो किया गया और इन्होंने ये बोला कि इट इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी इम्प्लीकेशन ये हुई कि अब ये जो इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंडर जो होती है वो लॉ नहीं है, तो अगर वो लॉ ही कंसिडर नहीं हुआ तो उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं होएगा। अगर कोई कानून वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर कोई लॉ वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो अगर यहाँ पे इन्होंने इन केसेस के अकॉर्डिंग शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला कि इट इज नॉट अ लॉ, तो जब ये लॉ ही कंसिडर नहीं हो रहा आर्टिकल 13(3) क्लॉज A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता। लेकिन बाद में आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया कि इट इज अ लॉ। अगर इन्होंने लॉ डिक्लेयर कर दिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अगर कोई ऐसा कानून आ रहा था, अगर वो वायलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट को, तो अगर इसको अब गोलकनाथ के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि इट इज अ लॉ, तो उसकी जुडिशियल रिव्यू होएगी और वो चैलेंज किया जा सकता है। तो ये जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन केशव 24th पार्लियामेंट ने इनको इनकरेक्ट डिक्लेयर किया और इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट 24th अमेंडमेंट लेके आए आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इन्होंने क्लॉज 4 ऐड किया, जिसमें इन्होंने बोला इट इज नॉट अ लॉ। तो सज्जन शंकरी प्रसाद वाला ही कानून लेके आए वो कि इसको लॉ हम नहीं बोलेंगे। लेकिन बाद में केशव नंदा भारती केस 1973 वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में इन्होंने 24th अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया और गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को इन्होंने इनवैलिड लॉ डिक्लेयर किया। तो अब क्या पोजीशन है कि जो 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कोई कानून लाया जाता है तो वो लॉ डिक्लेयर होएगा, सॉरी लॉ डिक्लेयर नहीं होएगा। दैट्स इट।